नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने वाकई इस वक्त जो तेवर अपनाए हैं वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। और एक तरफ से यह देखा जाए कि देश के हर राज्यों में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। यह पहला परिवर्तन इस देश के अंदर है और इन चीजों से सरकार को बहुत डर लगता है। और जिस तरह से युवा सड़क पर आकर के और विरोध सरकार का कर रहे हैं, चाहे नीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे लगे हुए रोजगार जाने का मामला, इन सभी चीजों को लेकर के जिस तरह सरकार की खिलाफत हो रही है और अब आने वाले दिनों में किसान भी मजबूर हो जाएंगे सड़क पर आने के लिए, क्योंकि उनके साथ भी फर्टिलाइजर के सामान जब मिलने बंद होंगे और कमी आएगी और रेट में बढ़ोतरी होगी तो वह भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं और राहुल गांधी के तेवर जिस तरह से लगातार बदल रहे हैं यह मोदी सरकार को परेशान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस आए और भाजपा दफ्तर पर चढ़ाई युवाओं ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की तरफ बदनाम करने के लिए मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। जैसे राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा, तो यह नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले पता नहीं कितने बार गद्दार कहा, तो पलट के जवाब भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी तथ्यों पर दे रहे हैं और इनके पास, भाजपाइयों के पास तथ्य नहीं होते हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने भी जो मैदान संभाला है बंगाल के अंदर और जिस तरह से ममता बनर्जी चुनौती दे रही है मोदी सरकार के लिए, अगर ममता बनर्जी इस राह पर मजबूती से निकल पड़ी और पीछे कदम नहीं खींचा तो माहौल तैयार कर देंगे। और लेफ्ट सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहा है, जिनके घरों पर बुलडोजर चला है और जो बेघर होने की लाइन पर आकर के खड़े हो गए वह सड़क पर आ रहे हैं और सड़क पर कर रहे हैं। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के लिए संकट, लेकिन संकट तब गहरा गया बंगाल के अंदर जब ओबीसी का 17% आरक्षण से घटा करके 7% कर दिया गया। तब एक आक्रोश ओबीसी वर्ग के अंदर और आ गया। यह बात सच है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के हैं, लेकिन बंगाल के साथ ही वह धोखा दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के सीएम है और टीएमसी से ही निकल करके गए हुए हैं। अब यहाँ पर इंसानियत और सच्चाई की राजनीति नहीं है और देश के हित में काम करने की भी नहीं है। लूट खसोट वाली राजनीति हो गई है। नमाज न पढ़ने देना, मुस्लिम वर्ग को उनके नाम वोटर लिस्ट से काट देना, राशन कार्ड बंद करना, सरकारी योजनाओं का लाभ न देना, यह सब एक रणनीति भ्रम फैलाने की है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का, लूट खसोट करने के लिए। ऐसे में ममता बनर्जी ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी की हम सरकार को गिरा देंगे, कसम तक खा लिया उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन यह रास्ते ममता बनर्जी के लिए सरकार गिराने तक बहुत कठिन रास्ते, कांटों भरे रास्ते हो सकते हैं। क्या ममता बनर्जी उस पर खड़ी उतर पाएगी, चल पाएगी? राहुल गांधी जी इस तरह 2014 से लगातार कांटों भरे राह चल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने डट कर खड़े हैं। ममता बनर्जी के अंदर वह गर्स है कि नरेंद्र मोदी के सामदर्द भेदभाव के सामने वह खड़ा हो पाएंगे? यह एक अग्नि परीक्षा जैसी होगी। ऐसे में जब इंडिया गठबंधन ही एक नहीं है, इंडिया गठबंधन के 234 सांसद ही एकजुट नहीं है, सब कांग्रेस से अलग होकर के, और कांग्रेस किसी की परवाह न करते हुए देश के मुद्दे और देश के लोगों के साथ खड़ी चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है। और जनता इस बात को देख रही है। अगर ममता बनर्जी पीछे हटी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, स्टालिन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शरद पवार जिस तरह की नीति अपना रहे हैं, शरद पवार के लिए आने वाले वक्त में बहुत दिक्कतें होने वाली है। और अब तो एनडीए गठबंधन के अंदर भी टकराव इस हद तक बढ़ गया कि अपने ही सहयोगी दल को भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत
अपने स्लीपर सेल उन पार्टियों में बिठा करके और उन पार्टियों को तोड़ने और बंटोरने का काम कर रही है। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती अब बन गई और नीतीश कुमार नींद से जग गए हैं। उनकी पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने की एक बहुत बड़ी षड्यंत्र साजिश सालों से चल रही है। कहा जा रहा है कि यह 3 साल से यह चीज चल रहा था उनके पार्टी पर कब्जा करने के लिए, और ललन सिंह और संजय झा को मोहरा बनाया गया था। 3 साल। लेकिन 2024 के चुनाव के वक्त ही तो नीतीश कुमार महागठबंधन से निकल करके बाहर आए थे, यानी कि पहले से चल रहा था। उसी साजिश के तहत इंडिया गठबंधन से वापस एनडीए में लाया गया था, और इसमें ललन सिंह और संजय झा साजिश करता थे। दोनों के अंदर होड़ लगी थी कि एनडीए का जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन इन लोगों के मकसद और उम्मीदों पर पानी फेर दिया आनंद मोहन सिंह, जेडीयू के नेता हैं उन्होंने। अब आनंद मोहन सिंह ने जो मुद्दे और नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें उठानी शुरू की, आनंद मोहन सिंह ने एक संजीवनी जेडीयू के अंदर डाल दिया। 2 भागों में पार्टी बट गई। तब नीतीश कुमार का ध्यान भटका, अरे यह तो पार्टी पर कब्जा करने की बात चल रही है। ऐसे में आनंद मोहन सिंह ने जो सवाल खड़े किए, इसको लेकर के हरि नारायण सिंह भी आनंद मोहन सिंह के साथ आकर के खड़े हो गए, श्याम रजक आकर के खड़े हो गए, अरुण कुमार आकर के खड़े हो गए, और जेडीयू में विरोध हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के पहले ही, सम्राट चौधरी को सीएम बनने से पहले ही नीतीश कुमार ने जब नाम कहा, तभी उनको लेकर के विरोध हो गया। 70 विधायक तकरीबन विरोध कर गए, सम्राट चौधरी सीएम मंजूर नहीं। और जेडीयू के अंदर एक भयावह टकराव हुआ कि नहीं, जेडीयू का सीएम होगा और हमें भाजपा का सीएम मंजूर है। जेडीयू का कोई भी बन जाए मंजूर है। ऐसे में ललन सिंह ने यह देखा कि विद्रोह हो रहा है और सम्राट चौधरी को हटाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम किया सम्राट चौधरी को। फिर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सौंप दी, और भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रही है, आरएसएस भी पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में सम्राट चौधरी संकट में, कुर्सी उनकी आ गई है सीएम की। सम्राट चौधरी कभी भी सीएम की कुर्सी से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब नींद से जगे हैं तो सभी राजपूत नेताओं की बैठक बुला रहे, पार्टियों की बैठक बुला रहे, अब अचानक सक्रिय से हो गए। न तो संजय झा और न तो ललन सिंह, दोनों ही जेडीयू के विरासत के लायक नहीं है। और निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, अभी नए हैं, उनको उतनी समझ है नहीं, और उनके भरोसे रहे तो पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार पार्टी को बचा लेंगे या नहीं, 85 विधायकों की ताकत है। जब आनंद मोहन सिंह ने कहा कि 85 एमएलए के ताकत के साथ स्टेज पर उसका नेता खड़ा था, लेकिन उसका एक तस्वीर भी बैनर में नहीं था। नीतीश कुमार को यह पहले सोचना चाहिए था कि भाजपा कितना विश्वासघाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को समर्थन किया। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या नीतीश कुमार के संपर्क में है? जो ममता बनर्जी कह रही है कि हम सरकार बदल देंगे। मोदी को डर इस बात का है कि सरकार गिर सकती है उनकी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि चंद्रबाबू नायडू वह कड़ी है इस सरकार के कि चंद्रबाबू नायडू एक संजीवनी है सरकार के लिए। लेकिन जिस तरह विपक्ष का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, विपक्ष यानी कि विपक्ष में आप ममता बनर्जी को नहीं ले सकते, शरद पवार उद्धव ठाकरे को नहीं ले सकते, स्टालिन को भी नहीं ले सकते, आप अखिलेश यादव को भी नहीं, सिर्फ कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, और जिस तरह से एक छत साउथ के ऊपर कब्जा कर लिया है, साउथ में पूरी सरकार कांग्रेस की है, सिर्फ आंध्र प्रदेश छोड़ के। ऐसे में कांग्रेस का यह ग्राफ जो बढ़ रहा है, यह चंद्रबाबू नायडू को भी डरा रहा है और मोदी अमित शाह को भी डरा रहा है, क्योंकि कछुए की चाल कांग्रेस चल रही है, लेकिन एक एक राज्य पर कब्जा होता जा रहा है, और जहां हो रहा है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, उसकी गठबंधन की नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार। यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ कब तक रहेंगे मोदी सरकार में, इसका ठिकाना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ी तैयारी में लगे हैं। वह अपने बेटे नारा लोकेश को
सीएम बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी, मोदी नहीं रोक पाएंगे। और उन्हें केंद्र की राजनीति में एंट्री माननी है तो मोदी के रहते हुए स्पेस नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो मोदी को हटा करके ही मिलेगा। आने वाले सत्र में कहीं अविश्वास प्रस्ताव आए या मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जाए, सरकार गिर जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो एक नहीं है और ममता बनर्जी एक करने में सफल हो गई तो बात अलग है। यह चीजें तब होगी जब नीतीश कुमार आए, लेकिन फिर प्रधानमंत्री की चक्कर आ जाएगा। कांग्रेस को प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, कांग्रेस को व्यवस्था चाहिए। अब ऐसे में जो युवा सड़क पर है या राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर है सरकार के ऊपर, सरकार की नीट उड़ी हुई है, नीट पेपर एग्जाम पर या बेरोजगारी पर, किसानों के मुद्दे पर, दलित SC ST के मुद्दे पर, चाहे संविधान के मुद्दे पर, चाहे जो आर्थिक ढांचा जो है देश का, उस पर जो गहरा चोट पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जिस तेजी से इजराइल और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इजराइल और अमेरिका कभी भी हमारे देश का हो ही नहीं सकता। यह RSS और भाजपा के लिए है, इनके घर भरता है धन से वह, और इनका नाजायज फायदा उठा करके, और इन्हें इनका घर तो भर रहा है और देश को कंगाल कर रहा है, देश पर एक तरह से कब्जा कर रहा है। आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अमेरिका का एक डेलीगेट भारत आने वाला है, जिस पर जो ट्रेड डील की बात हो रही थी, उस ट्रेड डील पर अंतिम मुहर हस्ताक्षर लगेगा। वह लोग हस्ताक्षर लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद में तुरंत वहां से माल भारत में डंप होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी तक चाइना का माल भारत में मिलता था, आने वाले समय में सिर्फ 1 महीने के बाद सिर्फ अमेरिकी सामान मिलेगा, और सरकार को उससे बेनिफिट 1 रुपए के। सरकार 0% टैक्स बना रही है, लेकिन इस देश की जो जनता है, जो व्यापारी लेंगे सामान और बेचेंगे, उनसे टैक्स लेगी सरकार। सोचिए, सामान आया अमेरिका का, उससे टैक्स नहीं लेगी, जो कि 15% से लेकर 70% तक अमेरिकी सामान पर टैक्स भारत लगाता था, अब नहीं। ऐसे में यह सरकार बदलना बहुत जरूरी है, सरकार हटाना बहुत जरूरी है। यह सरकार बची खुची जमीन भी हमारे देश की यह गुलामी कर देगी। ऐसे में राहुल गांधी कितना सफल होंगे या ममता बनर्जी क्या सरकार बदलने की कवायद पर सफल होंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश नायडू अगर चाह दिया और इंडिया गठबंधन एक हो गया, तब तो संभव है, अन्यथा इस देश को आने वाला वक्त जो है बहुत ही भयावह तस्वीर दिखाता है, जिससे हर किसी को इस देश में जूझना पड़ेगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी केएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।